जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुज कुमार और अनुज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप लोग भी जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि फर्स्ट दिन का एग्जाम सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में अगले बार बहुत सारे विद्यार्थी का खराब परीक्षा चला गया था, जिसके वजह से पूरी की पूरी परीक्षा जो है सबका बेकार चला गया। तो मैंने चाहता हूँ कि किसी का खराब परीक्षा जाए और केवल रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से भी फायदा होने वाला है। तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जितना अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए उतना ही बढ़िया रिजल्ट होता है। और पहला दिन का एग्जाम किसी भी शर्त पर खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट और सब सब्जेक्ट पर भी पड़ जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग आज का सेशन है सोशल साइंस का, जो कि अर्थशास्त्र से आज 2-3 चैप्टर कवर करवाएंगे, जिससे कि एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है विकास। विकास चैप्टर पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसके बाद वाला चैप्टर जो है उसको भी कवर करवा देंगे। फिर बैंक वाला सबसे भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उस टाइप का प्रश्न को क्लियर करते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है विकास। विकास क्या है? किसी चीज का नहीं सुना है कि विकास किस प्रकार से करना चाहिए। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी को कम करता है या दूर कर देता है, बिल्कुल। इसी को हम लोग कहते हैं विकास। अब इसमें है औसत आय क्या है। औसत आय और प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों एक ही चीज है। यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल। जब हम लोग देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उसे प्राप्त राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत आय का हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? यह प्रश्न में पूछ दिया था कई बार कि औसत आय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो वहां पर ऑप्शन कुछ था, दो देशों के बीच तुलना करने के लिए, दो देशों के बीच झगड़ा करने के लिए। तो हम लोग ये ऑप्शन देख करके करेंगे दो देशों के बीच तुलना करने के लिए। औसत आय का बेसिकली ये देखा जाता है आंकने के लिए कि किसी दो देश या विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रति व्यक्ति आय पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, तो देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। इस चीज को याद रखिएगा। फिर है राष्ट्रीय आय क्या है। जब देश की कुल आय में विदेशों से प्राप्त आय को मिला लिया जाए तो उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पहले ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता था, अभी भी ये पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस बार के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन भी आई, इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर के लिए। तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फिर है मानव विकास सूचकांक क्या है। तो लोगों का संपूर्ण विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ये पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो ऑप्शन में अगर मिलेगा कि लोगों का संपूर्ण विकास जहां पर, तो उसमें हम लोग टिक कर सकते हैं मानव विकास सूचकांक। और अब है यूएनडीपी और विश्व बैंक। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, इसमें ये सोच लेता है कि ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यूएनडीपी है क्या चीज? ये वास्तव में देश के विकास को इससे आंका जाता है। यूएनडीपी एक ऐसा संस्था है जिससे कि देश के विकास को इससे आंका जाता है। मानव विकास सूचकांक इसी के द्वारा पेश की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। लेकिन यूएनडीपी विभिन्न देशों के बीच तुलना जो करता है। अब आ जाते हैं विश्व बैंक और यूएनडीपी, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये दोनों का काम होता है तुलना करना है, प्रति व्यक्ति आय का भी काम होता है तुलना करना। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या होता है? यूएनडीपी किसी देशों के बीच तुलना किस प्रकार से करते हैं और किसका बेहतर स्थिति है, और विश्व बैंक भी देशों के बीच तुलना करते हैं, विभिन्न देशों के बीच तुलना करते हैं। तो ये दोनों में बेहतर कौन है? यूएनडीपी बेहतर है या फिर विश्व बैंक ज्यादा बेहतर है? ये दोनों का काम होता है ये विभिन्न देशों के बीच तुलना। तो यूएनडीपी जो है ये 3 आधार पर किसी देशों के बीच तुलना करते हैं। पहला क्या क्या है? आय। ये देखते हैं कि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, कितना ज्यादा है। दूसरा बात, वहां का केवल सोचता है कि केवल आय से ही किसी को हम लोग धनी नहीं मान सकते हैं, इसलिए दूसरा का चीज क्या देखते हैं? स्वास्थ्य।
कि किसका स्वास्थ्य दर कितना बेहतर है। फिर देखते हैं शिक्षा, कि शिक्षा का स्तर वहां का क्या है। ये तीन चीज को देख करके ही उस देश को समृद्ध मानते हैं। कौन? यूएनडीपी। जबकि विश्व बैंक, ये विश्व बैंक जो है केवल एक ही आधार मानता है, जिस देश का आय अधिक वही ज्यादा समृद्ध देश। तो ये दोनों आप अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा बेहतर कौन है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर यूएनडीपी को माना जाएगा, क्योंकि इसका जो आंकने का तरीका ये तीन चीजों को लेकर के ध्यान में रखते हैं। तो मेरे ख्याल से यूएनडीपी ज्यादा बेहतर है। यूएनडीपी से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए यूएनडीपी किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं, तो आय, स्वास्थ्य दर, शिक्षा, ये तीनों अगर दे देगा इनमें से सभी, तो हम लोग इसका ही करेंगे। ये हो जाएगा यूएनडीपी का मानव विकास सूचकांक, इसी के द्वारा पेश की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। इसके बाद हम लोग आते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास किसी चीज का सदुपयोग तरीके से उपयोग में लाना, किसी चीज को अच्छे ढंग से उपयोग में लाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य एक ही चीज होता है कि वर्तमान के लिए और भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए इसका जितना बेहतर तरीके से उपयोग करे, उसी को हम लोग कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यहां तक हमको लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब जो है एक दो प्रश्न और बना लेते हैं। निम्न आय वाला देश किसे माना जाता है? ये तो एक प्रश्न, ये भी प्रति व्यक्ति आय में किस मुद्रा को मापा जाता है। तो प्रति व्यक्ति विभिन्न देशों, जिस भी देश का हम लोग प्रति व्यक्ति आय को मापते हैं तो वो डॉलर में मापते हैं। किसी भी देश का मुद्रा जो है अगर प्रति व्यक्ति आय होता है तो वो डॉलर में मापा जाता है। तो निम्न आय वाला देश बोला जाएगा कि किसे माना जाता है, तो निम्न आय वाला जिसका कि $955 है उसे हम लोग निम्न आय वाला देश मानते हैं। और जो समृद्ध देश है उसका $10,066 से अधिक या $10,066 होना चाहिए। इससे अधिक वाला जितना होगा तो और बढ़िया है, अगर इतना भी है तो इसको लगभग हम लोग समृद्ध देश मान सकते हैं। फिर है साक्षरता दर में। साक्षरता दर में यह पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से राज्य साक्षरता दर और स्वास्थ्य दर में सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा बेहतर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनमें से सबसे अच्छा साक्षरता दर में केरल है। तो हम लोग ये बारी बारी सब कुछ समझ लिए हैं। विकास, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी, सतत पोषणीय विकास, निम्न आय वाला देश, समृद्ध आय वाला देश, साक्षरता दर और स्वास्थ्य दर। इससे ज्यादा हट करके प्रश्न नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में। तो मेरे ख्याल से अर्थशास्त्र का ये चैप्टर क्लियर हो गया। अब दूसरा का चैप्टर का हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है यह आर्थिक गतिविधि। इसमें आर्थिक गतिविधि को देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया आर्थिक गतिविधियों को। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इससे काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र को इसका दूसरा नाम भी हम लोग जान जाते हैं, सहायक क्षेत्र कहा जाता है, सहायक क्षेत्र। और इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और इसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। तो हम लोग समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। इसका एग्जांपल, जो प्राकृतिक चीज जो भगवान ने दिए हैं उनसे बने चीजों का उपयोग जो हम लोग करते हैं
उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक प्रथम उत्पाद या प्राकृतिक उत्पाद, जो प्राकृतिक जो भगवान का बनाया हुआ है, या प्रथम उत्पाद जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। इससे काफी सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कृषि, है ना, कपास का उत्पादन, कपास का खेती, डेयरी, मत्स्य पालन, यानी मछली पालन, ये सभी के सभी हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्रक। तो इनसे काफी उदाहरण पूछ लिया जाता है कि मत्स्य पालन किसका कौन सा क्षेत्रक है, तो हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। या कृषि कौन सा क्षेत्रक है, या कपास का खेती, या धान का खेती, गेहूं का खेती, ये सब जितने भी प्रकार के खेती आएंगे तो वो आ जाएंगे प्राथमिक क्षेत्रक में। या फिर भगवान का बनाया हुआ जो भी चीज, प्राकृतिक चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। इसी को कहा जाता है सहायक क्षेत्रक। अगले बार ये प्रश्न पूछा गया था कि किस क्षेत्र को सहायक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, तुम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक। ये पिछले बार प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक क्षेत्रक से। थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न को सोशल साइंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमको डिटेल्स में जानकारी होना जरूरी है। इस सबको जो है एक एक करके रटेंगे कि कृषि किसका उदाहरण है ना, कौन क्षेत्र का उदाहरण है, उस तरह का प्रश्न का तैयारी हम लोग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बहुत सारे चीज याद करने हैं। औद्योगिक क्षेत्रक क्या है, चलते हैं इसमें औद्योगिक क्षेत्रक में समझते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विनिर्माण। विनिर्माण यानी किसी भी चीज का उसको विनिर्माण करना या फिर बनाना, किसी भी चीज से कोई चीज को बनाना, हम लोग कह सकते हैं कि वो द्वितीय क्षेत्रक है। जैसे कि हम कहेंगे कपास से कपड़ा बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, या शक्कर से चीनी, या गन्ना से चीनी, या गेहूं से बिस्कुट, आटा से बिस्कुट। इस प्रकार का कोई भी उदाहरण देखने के लिए मिले कि कोई चीज से किसी चीज को बनाया जाता है, लोहे से खुरपी, लोहे से कुदाली, या और कुछ भी वगैरह वगैरह दिया जा सकता है जो कि कन्वर्ट होकर के आया, किसी चीज से बनाया गया है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो द्वितीय क्षेत्रक है। रहा तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। तृतीय क्षेत्रक क्या चीज है, तृतीय क्षेत्रक के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी गतिविधि जो है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में सहायक होता है। ये प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों के विकास में ये सहायक होते हैं, विकास में सहायक होते हैं। कौन, तृतीय क्षेत्रक, इसलिए ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। तृतीय क्षेत्रक में जैसे हम लोग कह सकते हैं कि विकास में, अगर हम कहेंगे धान को अगर कहीं पर बेचना है तो उसको विकास में लाना है, काफी ज्यादा उसमें ज्यादा उसका रेट हमको ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग मोबाइल से फोन करके कहीं पर पूछते हैं कि धान का क्या रेट है वहां पर, या फिर धान को ज्यादा रेट में बेचने के लिए हम लोग किसी वाहन पर लोड करके या लाद करके उसको ले जाते हैं और फिर जाकर दूसरी जगह पर बेचते हैं उससे, तो वहां पर काफी अच्छे रेटों में बिक जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए जो है आएगा मोबाइल, इसके बाद वाहन, जितने भी वाहन, ये वाहन भी आ जाएगा तृतीय क्षेत्रक में, और इसी में आ जाएंगे शिक्षक, क्योंकि ये सेवा का भी काम करते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मैं एक सेवा का काम कर रहा हूं, तो मैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता हूं। डॉक्टर, ये भी एक सेवा का काम करते हैं। धोबी, नाई, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो, आपको आ रहा है तो और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा घंटी, तो मेरा वीडियो और भी मिलते रहेगा आपको। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें स्वामित्व के आधार पर जो जो प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर दो चीजों को पढ़ना है, एक सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा
निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक और एक निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत जो चीजें हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र क्या किसको कह सकते हैं, जो सभी के लिए उपयोग में हो, जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का। निजी क्षेत्र जो होता है ये किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए होता है। निजी या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट, निजी या इसको हम लोग कह सकते हैं किसी खास व्यक्ति के लिए, या अपने निजी कामों के लिए जिसका उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं। इसी में आज है जीडीपी। जीडीपी से भी सवाल पूछ लिया जाता है। जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को, सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कहते हैं। इसी में आ जाएगा अब नरेगा। नरेगा से भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को कहा जाता है नरेगा। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका काम था कि सभी लोगों को रोजगार देना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें 100 दिनों के लिए 200 जिलों में इसको जो है लागू किया गया था। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने जिलों में इसको लागू किया गया था, तो 200 जिलों में इसको जो है लागू किया गया था। और अगर 15 दिन के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो इसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी में आ जाता है बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी, इसमें बेरोजगारी में आ जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, और दूसरा आ जाएगा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को समझते हैं हम लोग। बेरोजगारी क्या है? ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक हो और वो उचित मजदूरी पर काम भी करना चाहते हो, लेकिन उसे वर्तमान मजदूरी की दर पर काम नहीं मिलता, उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं।
तो बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे ऐसे बेरोजगारी होते हैं जिसमें लगता है कि व्यक्ति रोजगार पर तो है लेकिन वो बेरोजगार होते हैं। जैसे कि है इसमें परछन्न बेरोजगारी। परछन्न बेरोजगारी क्या है? जैसे कि मान के चलो कि कोई खेत है और किसी खेत में अगर 8 व्यक्ति, वहां पर 5 व्यक्ति काम पूरा निपटा सकता है, लेकिन उसमें से 8 व्यक्ति लगा दिया गया है, तो आदमी को ये लग रहा है कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल काम पर है, वो उसको रोजगार है, वो रोजगार कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां से 3 व्यक्ति को हटा भी लिया जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 3 व्यक्ति जो है परछन्न बेरोजगारी से पीड़ित है ना। इसी को कहा जाता है परछन्न बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसम के कारण से जो आदमी बेरोजगार हो जाता है उसी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई खेती करने के लिए बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, यहाँ खेती गृहस्थी करते रहते हैं, लेकिन संयोग की बात है कि बारिश नहीं होने लगी, और बारिश नहीं होने के कारण से वो क्या होते हैं, खेती नहीं हो पाती है और ये बेरोजगार रह जाते हैं। इसी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। उसी प्रकार से शिक्षित बेरोजगारी भी आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से ज्यादातर इनसे और ये सब चीज से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए शॉर्टकट में जितना समझ लेंगे हम लोग, फिर याद करने के लिए रहेगा। थोड़ा बहुत भी अगर याद करते हैं तो फिर याद हो जाएगा कंप्लीट। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ज्यादा देर याद करने में नहीं लगेगा। इसमें इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। पहला हो जाएगा इसका टॉपिक वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली। और दूसरा टॉपिक हो जाएगा इसका बैंक। बैंक के प्रकार। बैंक के प्रकार। तो सबसे पहले समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तुओं के वस्तुओं से लेन देन की प्रक्रिया को वस्तुओं के बदले, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं वस्तुओं के बदले लेन देन की प्रक्रिया। वस्तुओं के बदले लेन देन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, लिख दिया। वस्तुओं के बदले लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि पहले के समय में ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति वस्तुओं से, पहले पैसा नहीं होते थे, रुपये नहीं होते थे, तो वस्तुओं से खरीद लिया जाता था। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई अगर भी चावल लेके जाता था तो जूता लेके आता था, गेहूं लेकर के जाता था तो उसी प्रकार से दाल लेके आते थे। तो ये वस्तुओं के बदले सिर्फ लेन देन होता था, इसमें काफी परेशानी होता था। इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके बाद आ जाते हैं इसमें बैंक। ज्यादातर प्रश्न इसमें बैंक से पूछ लिए जाते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक के प्रकार के बारे में समझते हैं। बैंक 2 प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। पहला हो जाएगा केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक। और दूसरा हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक, इसका दूसरे हम लोग कह सकते हैं रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। सभी चीज को हम लोग को जानना डिटेल्स में जरूरी है। इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? मुंबई। स्थापना। स्थापना हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 ईस्वी। 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल
1949 ईस्वी इसका स्थापना दिवस हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक को हम लोग वाणिज्य बैंक भी कहते हैं, वाणिज्य बैंक भी कहते हैं, इसी को व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा सभी के सभी, ताकि प्रश्न में जो है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काफी सारा उलझा करके प्रश्न को दिया जाता है। व्यापारिक बैंक। अब इसमें से पूछा जाता है कि भारतीय केंद्रीय बैंक, जो भारत का भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक, अगर पूछा जाएगा कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था इसका स्थापना। अब इसी को कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, यानी कि ये जितने सारे बैंक में हम लोग का रिलेशन रहता है, किसी जनता का रिलेशन, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक सबसे जिस तरह का रिलेशन होता है, उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक का रिलेशन होता है ये व्यापारिक बैंक का। यानी सभी बैंकों का हेड जो है केंद्रीय बैंक है। ये जैसे जैसे कहेंगे व्यापारिक बैंकों को काम करने के लिए, वैसे वैसे काम करेंगे। ये सभी बैंकों का बैंक है, ये सरकार या विश्व बैंक से भी लेन देन का काम करते हैं। तो इनका जो है 2-3 चीज पूछ लिया जाता है, जैसे कि हम कहेंगे कि केंद्रीय बैंक का क्या क्या काम होता है। पहला जो है ये होता है ऋण देने का काम तो करते ही है। ये पहला जो है करेंसी नोट कौन सा बैंक जारी करता है, करेंसी नोट जारी करता है केंद्रीय बैंक। करेंसी नोट जारी कौन करता है, केंद्रीय बैंक। दूसरा बात, ये जो है ऋण देने का भी, ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। तीसरा, विश्व बैंकों से लेन देन, विश्व बैंकों से लेन देन कौन करता है, केंद्रीय बैंक। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण, केंद्रीय बैंक से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। इससे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक, है ना। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन में दिया रहेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग टिक करेंगे। फिर कहेगा कि ऋण कौन से बैंक प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि ये व्यापारिक बैंक भी ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन इसके कहने पर या इसके अंदर वो रहते हैं। विश्व बैंकों से लेन देन जो है व्यापारिक बैंक कभी नहीं करते हैं, ये काम करते कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख नियंत्रण इसी के अंदर में रहता है, जो कि ये रेपो रेट बढ़ाते घटाते हैं और सबको कहते हैं कि ऋण, अगर साख का नियंत्रण ज्यादा हो गया, मुद्रास्फीति की स्थिति देश में काफी ज्यादा फैल गया है, तो यही कंट्रोल कर लेता है केंद्रीय बैंक, जिससे कि ज्यादा मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा ना हो और देश में वैसे महंगाई ना बढ़ जाए। तो साख नियंत्रण का काम कौन सा कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी से छोटे मोटे चीज को पूछ लिया जाता है, जैसे कि ऋण के स्रोत, ऋण के स्रोत 2 प्रकार के हैं, इसको भी समझ लो। ऋण के स्रोत, ऋण के स्रोत 2 प्रकार के हैं, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक स्रोत। पहले औपचारिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं, फिर है अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत, तो औपचारिक स्रोत में कौन कौन आते हैं, अनौपचारिक में कौन कौन से स्रोत। ऋण के 2 स्रोत है, 2 प्रकार से आदमी ऋण ले सकते हैं। तो ज्यादातर कुछ ज्यादा जो ये होते हैं, तो वो कुछ लोग बैंक से लेते हैं, फिर सहकारी समिति से लेते हैं। तो इसमें जो है ब्याज दर कम मिलता है, इसमें ब्याज दर प्राय क्या होता है, कम मिल जाता है। इसी को कहते हैं औपचारिक स्रोत। अब प्रश्न पूछा जाता है कि ऋण के औपचारिक स्रोत इनमें से कौन से हैं, तो उदाहरण उतना हम लोग प्रश्न रट नहीं सकते। अगर एक बार दोस्तों ये लोग हम लोग समझ लेते हैं इस टॉपिक को, तो बहुत सारे प्रश्न का कंफ्यूजन ऐसे ही दूर हो जाएगा। तो और इतिहास में भी इस प्रकार का वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि एक बार कहानी को समझा देंगे
आधा से अधिक प्रश्न ऐसे ही याद कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगा। इसके बाद मैथ क्लास भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग 100 में 100 उठाएंगे। इंग्लिश का भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे जिसको ज्यादा डर है। बशर्ते मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो भी आप लोग देख सके। अनौपचारिक स्रोत में क्या क्या आते हैं? अनौपचारिक स्रोत में जैसे कि कोई साहूकार से लेते हैं। साहूकार का मतलब समझते हैं? गांव घर में जो सेठ होता है, जो पहले देते थे, मुंशी रखते थे, उसको हम लोग कहेंगे साहूकार। फिर हो जाएगा उस तरह का मित्र, रिश्तेदार, इसी में आ जाएगा मित्र, रिश्तेदार। इसी में आ जाएगा व्यापारी। ये सभी है औपचारिक स्रोत। इसी से प्रश्न को पूछ लिया जाता है साख क्या है, चेक क्या है ना, साख, चेक, ये सभी प्रश्न इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब तो छोटा मोटा चीज है, जो कागज के नोट है उसको हम लोग साख कह सकते हैं। और चेक एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसके द्वारा हम लोग कहीं पर भी पैसा निकाल सकते हैं। ये हालांकि इसको 1 नंबर में जो है परिभाषा के तौर पर भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो बनने का चांसेस है वो ये रिजर्व बैंक से अभी तक में ज्यादातर प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। वाणिज्यिक बैंक का नाम सब वगैरह पूछ सकता है, इसकी जनता से कौन से बैंक का संबंध ज्यादा होता है तो व्यावसायिक बैंक का, उसमें केंद्रीय बैंक हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक से ये सब चीजों को काम को याद रखिएगा। फिर उसी में पूछ लिया जाता है मुद्रा के बारे में, मुद्रा का क्या क्या काम है ना। तो मुद्रा का याद रखिए, मुद्रा जो है ना वस्तु विनिमय की प्रणाली को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो भी अच्छे से बना सकूं। धन्यवाद।